Welcome to today's lecture. Today we will discuss torque. We will try to find out the expression for the torque. First we will give the definition of the torque, and then we will try to find out the expression for the torque. Now, before discussing this torque, let us see what do you mean by turning effect of force. Turning effect of force. Turning effect of force. And let us see on what factors this turning effect of force depends. Torque define करने से पहले हम turning effect पढ़ेंगे, force का turning effect. हम देखेंगे ये जो turning effect of force है, force का जो turning effect है, ये किस किस चीज पर डिपेंड हो रहा है. देखो बच्चों, सपोज यहां पर हमारे पास एक डोर है. दिस इज अ डोर. सी, सपोज दिस इज द डोर एंड दीज आर द हिंजेस ऑफ द डोर. ये क्या है? डोर के हिंजेस. जैसे ये है हिंजेस. दीज आर द हिंजेस ऑफ द डोर. ठीक है ना? नाउ सी हियर, to open this door we apply the force on its handle. जब हमने डोर को ओपन करना होगा, हम इसके हैंडल पे क्या लगाते हैं? फोर्स. और डोर जो है it turns on its hinges. ये डोर है यहां पर, we have to apply the force. ये डोर है यहां पर, these are its hinges. We apply the force on the handle of the door. ठीक है ना? And this door turns on its hinges. जब हमें डोर को ओपन करना होगा, हमें इस हैंडल पे फोर्स लगाना है. When we apply the force on the handle of the door, this door starts turning on the hinges. जितना हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे, उतना टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा होगा. Larger the force, if we apply a larger force, the turning effect of force will be large. ठीक है ना? So, larger the force, larger is its turning effect. Larger is its turning effect. यहां पर पहले आपने देखा, डोर को ओपन करने के लिए मैंने हैंडल पे फोर्स लगाया. जब मैंने डोर को हैंडल पे फोर्स लगाया, दिस डोर टर्न्स. कहां पर टर्न होता है? इट टर्न्स नॉट नियर द हैंडल, इट टर्न्स ऑन द हिंजेस. अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, जो ये डोर जो होगा, इट टर्न्स एट अ लार्जर रेट. सो आई रोट, लार्जर द फोर्स, लार्जर इज इट्स टर्निंग इफेक्ट. नंबर 7. देखो, इस डोर के दो एंड होते हैं. ये जो है, ये है डोर का फ्री एज है, और ये एज डोर का जो है, यहां पर हिंजेस लगाए गए हैं. डोर इजीली ओपन हो सकता है जब हम फोर्स लगाएंगे डोर के फ्री एज पे. देखो, ये फ्री एज है डोर का, यहां पर हैंडल होगा. ये डोर जो है, इट ओपन्स इजीली, है ना? इट ओपन्स इजीली व्हेन वी अप्लाई द फोर्स एट द फ्री एज और एट द आउटर एज ऑफ द डोर, देन नियर द हिंजेस. अगर मैं हिंजेस पे फोर्स लगाऊंगा, यहां पर जितना भी आप फोर्स लगाओगे, यहां पर डोर ओपन नहीं होगा. अगर आप फ्री हैंड पे फोर्स लगाएंगे, डोर ओपन हो रहा है. सो इट इज इजी टू ओपन द डोर by applying the force near its free edge, then near its hinges. क्यों? It is because the turning effect of force is larger. The turning effect of force is larger when it is at large distance from the axis of rotation. When it is at the large distance from the hinges. It is because of this, the handle of the door is fixed near the free edge. इसीलिए डोर का हैंडल जो होता है, वो फ्री एज पे होता है. तो दूसरा पॉइंट आपने देखा, it is easier to open the door
by applying the force near its free edge than near the hinges. Than near the hinges. Than near the hinges. क्यों? क्योंकि जो फ्री एज होता है, फ्री एज पे जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होगा वो होगा लार्ज. क्यों? बिकॉज दिस फ्री एज is at a very distant, it is a very large distance from the axis of rotation or from the hinges. It is because the turning effect of force is large when it is at a large distance. When it is at a large distance from the axis of rotation. It is because the turning effect of force is large. When the point where we apply the force is at a large distance from the axis of rotation. आपने देखा जब आपको डोर को ओपन करना होगा आपने फोर्स लगाया कहां पर? हैंडल पे. जब आपने फोर्स लगाया हैंडल पे, डोर जो है इसने टर्न, इट स्टार्ट्स टर्निंग ऑन द हिंजेस. जितना आप लार्ज फोर्स लगाएंगे उतना जो टर्निंग इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा. जितना आप हिंजेस से ज्यादा दूर फोर्स लगाएंगे उतना टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा. ठीक है ना? उतना टर्निंग इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा. ठीक है ना? दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, इसी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम कहते हैं टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स. दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स. ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है ये दो चीजों पर डिपेंड करता है. नंबर वन, लार्जर द फोर्स लार्जर इज द टर्निंग इफेक्ट. लिहाजा पहला चीज जिस पे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है दैट इज magnitude of force. That is magnitude of force. Larger the force, larger is the turning effect. पहला चीज जिस पे ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है इट इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. नंबर सेकंड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स from the axis of rotation. From the axis of rotation. दूसरा चीज जिस पे डिपेंड करता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. किस किसके दरमियान? एक्सिस ऑफ रोटेशन और वो लाइन जिस लाइन पे फोर्स एक्ट हो रहा है, उन दो के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पे भी डिपेंड करता है. मैंने अभी दिखाया आपको, लार्जर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the point of application of force and the axis of rotation, larger will be the turning effect. ठीक है ना? तो हम यहां कहेंगे larger the force, larger the force, larger is the turning effect of force. Larger the perpendicular distance from the axis of rotation, larger is the turning effect of force. ये जो turning effect of force है इसी को हम क्या कहते हैं? टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स. आपने समझ आया टर्निंग इफेक्ट क्या है? ठीक है ना? फोर्स लगाने से डोर जो है डोर टर्न हो गया अबाउट द हिंजेस. दिस इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. एंड दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क और इसको हम क्या कहेंगे? मोमेंट ऑफ फोर्स. नाउ हम आगे जाएंगे. नाउ वी विल डिफाइन द टॉर्क. व्हाट इज डस्टर? डस्टर दे दो. जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है. किस पे डिपेंड कर रहा है? शाबाश शाबाश, बोलो जल्दी बोलो. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है इसी को हम कहते हैं टॉर्क. क्या कहते हैं? टॉर्क. सो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. Turning effect of force
about the axis of rotation. Axis of rotation. What's torque? The turning effect of force about the axis of rotation. This turning effect, जो मैंने अभी turning effect explain किया, this turning effect of force about the axis of rotation, this is called as what? Torque or moment of force. इसको टॉर्क भी कहते हैं और दूसरा नाम इसका क्या है बेटा? मोमेंट ऑफ फोर्स. क्योंकि आपने देखा अभी जो एक टर्निंग इफेक्ट है ये ज्यादा होगा जब फोर्स ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ज्यादा होगा. तो इस टॉर्क को हम कैसे मेजर करते हैं? इसको हम मेजर करते हैं प्रोडक्ट ऑफ magnitude of force and the perpendicular distance from the axis of line of action of force from the axis of rotation. ये जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जिसको हम टॉर्क कहते हैं, जिसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, बच्चा इसको हम कैसे मेजर करते हैं? इसको हम मेजर करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इस टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टाउ से. टाउ, दिस सिंबल टाउ, इसको टावा भी पढ़ते हैं तो मैं टाउ ही पढ़ूंगा, टाउ. तो ये टॉर्क टाउ किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड व्हाट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. यानी टाउ जो है ये है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, ये है बराबर फोर्स into perpendicular distance of line of action of force. टाउ जो होता है ये किसके बराबर होगा? फोर्स into perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation. इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे. ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका हम दूसरा नाम भी देते हैं. दिस इज कॉल्ड लीवर आर्म और मोमेंट आर्म. इसको हम लीवर आर्म भी कहते हैं या मोमेंट आर्म कहते हैं. तो टॉर्क की दूसरी डेफिनेशन निकली, टाउ होगा बराबर फोर्स इनटू लीवर आर्म. व्हाट इज लीवर आर्म? परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the shabash line of action of force from the axis of rotation. इसको हम क्या कहते हैं? लीवर आर्म. ठीक है ना? तो आपका टाउ जो होगा, टाउ बनेगा फोर्स इनटू लीवर आर्म. आगे जाएंगे, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे. सपोज बच्चों हमारे पास यहां एक रिजिड बॉडी है. दिस इज रिजिड बॉडी. मैंने एक रिजिड बॉडी ले ली. सपोज दिस रिजिड बॉडी इज फ्री टू रोटेट अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस z डैश. हमारे पास एक रिजिड बॉडी है. दिस रिजिड बॉडी जो है इट इज फ्री टू रोटेट, ये रोटेट हो रही है अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस z डैश पासिंग थ्रू पॉइंट O. ये z डैश जो है देन दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, मैंने एक रिजिड बॉडी ले ली. ये रिजिड बॉडी जो है दिस इज फ्री टू रोटेट about what shabash? About a vertical axis z dash which is passing through point O. और ये इस रिजिड बॉडी को क्या है? परपेंडिकुलर. ये वर्टिकल एक्सिस क्या है रिजिड बॉडी को? परपेंडिकुलर. सपोज यहां पर मेरा एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट P. इस रिजिड बॉडी में यहां पर एक पॉइंट है, वो है पॉइंट P. सपोज इस पॉइंट P पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया.
उसका नाम मैं रखूंगा F. What is F? Horizontal force applied at point P on a body. It is this force which makes this body to rotate about what? About the vertical axis. मैंने एक rigid body ले ली which is free to rotate about this vertical axis, Z, O, Z dash. This axis is called what? Axis of rotation. Any axis around which the rigid body rotates, that's called axis of rotation of a rigid body. ये जो axis है, ये axis of rotation है, ये rigid body को perpendicular है. इस rigid body पे मैंने एक point लिया P, मैंने उस point P पे क्या apply किया? Force F. इस point P को कहते हैं point of application of force. ये जो point P है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे भाई? इसको हम कहेंगे point of application of force. जिस पॉइंट पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, उस पॉइंट को कहते हैं हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. अब ये लाइन जिस पे ये फोर्स अप्लाई हो गया, ये लाइन दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. समझ आया बात? ये लाइन मैंने लगाई, फोर्स इसी लाइन पे एक्ट होता है. इस लाइन को क्या कहेंगे? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. अब मैं क्या काम करूंगा? व्हाट इज दैट? F क्या है? F है फोर्स एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी एट पॉइंट P which makes the body to rotate about Z dash axis. Z dash axis. ठीक है बेटा? ठीक है ना? अब मैं क्या काम करूंगा यहां पर? इस O से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, उसको नाम रखूंगा मैं OM. ये OM किसको मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया? कहां से ड्रा किया? एक्सिस ऑफ रोटेशन से. किस पे ड्रा किया परपेंडिकुलर? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे. यार OM जो है ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया. कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, Z डैश से. किस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है ना? ड्रा ON perpendicular to the line of action of force, from point O, or we can say axis of rotation, from axis of rotation. मैंने OM जो है ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया O से. O किस पे पॉइंट है? शाबाश. O किस पे पॉइंट है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे. O किस पे पॉइंट है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे. यहां से मैंने OM परपेंडिकुलर ड्रा किया. किस पे ड्रा किया? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. अब ये OM जो है इट रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. इसी को हम कहते हैं लीवर आर्म, इसी को हम कहते हैं मोमेंट आर्म. सपोज ये OM जो है ये है D. OM किसके बराबर लिया मैंने? D के. लेट ON इज इक्वल टू D. ठीक है? व्हाट इज D? परपेंडिकुलर डिस्टेंस between axis of rotation and line of action of force. Therefore first becomes, जरा फर्स्ट बनाओ, टाउ किसके बराबर निकलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. वो क्या हो गया? F. ठीक है? ठीक है? into perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation. वो क्या है? D. तो टाउ निकला आपको F into D. निकला भाई? What is that? Magnitude of force. What is D? D is the perpendicular distance between axis of rotation and line of action of force. तो आपको निकला यहां पर आपका जो टाउ है वो निकला F into D. इस D को हम perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation कहते हैं, या इसको कहते हैं सीधे क्या? लीवर. आगे जाएंगे. यूनिट ऑफ टॉर्क. यूनिट ऑफ टॉर्क. यूनिट ऑफ टॉर्क.
यूनिट ऑफ टॉर्क। टाउ जो बच्चों है दैट इज F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डी है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका SI यूनिट लिखो। नंबर फर्स्ट, SI यूनिट ऑफ टाउ इज इक्वल टू, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन है, ठीक है बच्चा, डिस्टेंस का जो है वो मीटर है, ये है न्यूटन मीटर। नंबर सेकंड, CGS सिस्टम में इसका यूनिट देखो, CGS सिस्टम में इसका यूनिट लिखो। CGS सिस्टम उसमें जो है टाउ, टाउ का यूनिट जो होगा वो होगा डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर, ठीक है, डाइन इंटू सेंटीमीटर। अब हम इस टाउ के डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं। टाउ किसके बराबर है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। हमें टाउ है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो टाउ का जो डायमेंशनल फार्मूला वो निकालो। टाउ हो गया बराबर, फोर्स का है m1 L1 t रेज टू पावर -2, ठीक है, इंटू डिस्टेंस का है L1 इंटू L1 हो गया L रेज टू पावर 2। तो डायमेंशनल फार्मूला टार्क जो है वो निकली आपको m रेज टू पावर 1 L रेज टू पावर 2, बेस्ड आर सेम पावर्स आर एडेड, t रेज टू पावर -2, सेम as that of work, same as that of work, same as that of work, same as that of work। तो टाउ का जो निकला m1 L2 t raised to power -2, it is same as that of work। बात समझ आई? same as that of work, so dimensional formula of tau is same as that of work। होप आपको टाउ समझ आया होगा। आगे जाएंगे हम। कि जो टार्क है इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, आई विल प्रूव दैट जो हमारी टार्क है इट इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। बच्चों मैं दिखाऊंगा जो आपका टार्क है ये बराबर है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। मैं ऐसे दिखाऊंगा, टाउ, टाउ किसकी सिंबल है? टार्क की। मैं दिखाऊंगा वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। वेक्टर आर है पोजीशन वेक्टर, वेक्टर एफ क्या है? फोर्स वेक्टर। आई विल शो दैट torque is equal to cross product of position vector and force vector। I will prove that tau is equal to r cross f। देखिए बच्चों कैसे हम करेंगे। सपोज यहां पर हमारे पास एक 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है which consists of 3 mutually perpendicular axes, x axis, y axis and z axis। मैंने एक 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया which consists of 3 mutually perpendicular axes, x axis, शाबाश, y axis and z axis। इस 3 डायमेंशनल सिस्टम में मुझे 3 प्लेन है, 3 प्लेन है। एक प्लेन है xy प्लेन, दूसरा प्लेन है yz प्लेन, तीसरा प्लेन है zx प्लेन। xy प्लेन, yz प्लेन और zx प्लेन, और तीनों ये एक्सिस जो है ये आपस में परपेंडिकुलर है। सपोज मेरे पास एक पार्टिकल P है which lies in xy प्लेन। सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है which lies in xy प्लेन। सपोज ये जो पार्टिकल है it is capable of rotating about z axis। मेरे पास एक पार्टिकल है जो किस प्लेन में मैंने रखा है, इधर देखो किस प्लेन में मैंने रखा है, xy प्लेन में। पार्टिकल किस प्लेन में है? xy प्लेन में। रोटेट किस एक्सिस के इर्द गिर्द जा रहा है? z एक्सिस के इर्द गिर्द जा रहा है, z एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है। इसका मतलब जो z एक्सिस है वो बन गई इस पार्टिकल की क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन।
शाबाश। P क्या लिया आपने? P इज इक्वल टू पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल lying in XY plane and capable of rotating about the Z axis, about the Z axis। बच्चों देखो, P लिया आपने पार्टिकल जो लाई करता है XY प्लेन में एंड इट इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट Z एक्सिस। सपोज ये OP में ज्वाइन करूंगा, सपोज R जो है, दिस R, it is the position vector, it is the position vector of this particle from the origin of coordinate system या from axis of rotation, ठीक है। What is R? Position vector, पढ़ाया है वेक्टर्स में, position vector of this particle P from the origin या with respect to the origin। क्योंकि origin जो है वो लाई करता है किस एक्सिस पे? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो मैं कहूंगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैं लिखूंगा R is equal to position vector of particle P with respect to origin O, with respect to origin O। बच्चों इधर देखो, अब मुझे इस पार्टिकल को घुमाना है, रोटेट करना है Z एक्सिस के इर्द गिर्द। रोटेट ये खुद नहीं होगा, रोटेट ये तब होगा जब हम पार्टिकल पे क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स। ये किसकी डायरेक्शन है? पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है ना। ये किसकी डायरेक्शन है? शाबाश। दिस इज डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, है ना, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे। दिस इज डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। सपोज बेटा यहां पर मैंने फोर्स अप्लाई किया इस पार्टिकल पे, F मैंने अप्लाई किया फोर्स, F मैंने अप्लाई किया फोर्स, दिस इज फोर्स F, दिस इज अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल P। मगर ये फोर्स मैंने इस पार्टिकल P पे ऐसे अप्लाई किया कि इस फोर्स ने डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाया? थीटा। बच्चों F मैंने फोर्स अप्लाई किया इस पार्टिकल P को, कैसे अप्लाई किया कि इस फोर्स F ने इस डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाया? थीटा। ये जो लाइन है, दिस लाइन इज व्हाट? दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये डॉटेड लाइन जो है, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स इसी लाइन पे एक्ट होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो व्हाट इज दैट? F is the force applied on the particle in a direction। कितना एंगल बनाया? शाबाश। in a direction making angle theta। किसके साथ? with the direction of position vector। F is equal to force applied on a particle in a direction making angle theta with the direction of position vector, with the direction of position vector of। शाबाश। यही फोर्स इस पार्टिकल को घुमाएगा अबाउट व्हाट एक्सिस? Z एक्सिस। इसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं O से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, उसको नाम रखूंगा ON, वो D के बराबर लूंगा। वो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया किस पे? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे। कहां से? ऑरिजिन से, ठीक है ना। ड्रा ON परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ड्रा ON perpendicular to the line of action of force from O, from origin O। ON जो है ये मैंने ड्रा किया। क्या किया ड्रा भाई पासा साहब? ये मैंने ड्रा किया परपेंडिकुलर, ठीक है ना, on the line of action of force from the origin O। Let ON is equal to D। Let ON is equal to D। जब मैंने इसको पार्टिकल को फोर्स लगाया
पॉइंट P पे ये पार्टिकल रोटेट करने लगा, किसके इर्द गिर्द? Z एक्सिस के इर्द गिर्द। जब ये पार्टिकल रोटेट करने लगा, इसका मतलब है इस पार्टिकल पे क्या एक्ट हुई? टॉर्क। इस पे क्या एक्ट हुई? टॉर्क। लेट T, यहां लिखेंगे, लेट टाउ is equal to magnitude of torque acting on the particle about the axis of rotation. टाउ जो है, टाउ मैंने लिया मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, एक्टिंग ऑन द पार्टिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां देखो, therefore टॉर्क की डेफिनेशन पता है आपको? टाउ होता है बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां देखो बच्चों, टाउ जो होता है एज पर डेफिनेशन, जो मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? d। Therefore जो आपका टाउ होगा, टाउ विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस d। इसको रखेंगे नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फोर्स इनटू डिस्टेंस d। समझ आया भाई? ये एंगल कितना है? थीटा, और ए भी थीटा होगा भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहां पर हमारे पास एक ट्रायंगल है OMP। हम इस ट्रायंगल में इस d का वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे। हम राइट एंगुलर ट्रायंगल ONP निकाला, क्या बचा? d। मैं ऐसे लिखूंगा, ON है परपेंडिकुलर, OP जो है वो है हाइपोटेन्यूज। मैं लिखूंगा ON डिवाइडेड बाय OP, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। ON किसके बराबर है बच्चा? D डिवाइडेड बाय OP है R, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ R। OP है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, दैट्स R, इज इक्वल टू साइन थीटा। D निकालो, D हो गया R साइन थीटा। उठाओ जी D का वैल्यू जी फर्स्ट में दे दो, उठाओ जी D का वैल्यू फर्स्ट में दे दो। पुट वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट, तो आपको क्या निकलेगा बच्चों? आपको निकलेगा टाउ इज इक्वल टू F इंटू D का वैल्यू, शाबाश, R साइन थीटा। ठीक है, F इंटू R साइन थीटा। चलो R को पहले लिखेंगे, ये बनेगा टाउ इज इक्वल टू RF साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू RF साइन थीटा। इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन जो है टाउ इज इक्वल टू RF साइन थीटा, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल about the axis of rotation, tau is equal to RF sin theta जो है, ये क्या देता है? magnitude of torque acting on a particle about the axis of rotation। बच्चों आपको पढ़ाया है वेक्टर्स में A B sin theta n कैप, वो होता है A क्रॉस B। पढ़ा है A क्रॉस B। यहां देखो, एक वेक्टर R है, दूसरा वेक्टर F है, उनके दरमियान क्या एंगल है? थीटा। ये ना डायरेक्शन ऑफ R मींस R और F के दरमियान क्या एंगल है? थीटा। इसका मतलब है अगर मैं इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये बनेगा वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F।
चूंकि यह है आर एफ साइन थीटा, आपको पता है ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। इसी तरह आर एफ साइन थीटा वो होगा मॉड ऑफ आर क्रॉस एफ। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये ऐसे बनेगा, इन वेक्टर फॉर्म we write it as vector tau is equal to vector r cross vector f. Vector tau is equal to vector r cross vector f। यही तो मुझे प्रूव करना था। तो मैंने प्रूव किया कि जो आपका टार्क होता है वो होता है बराबर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। मैंने प्रूव किया जो टाउ है वो है आर क्रॉस एफ। चूंकि हमारा टार्क जो है ये है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो होता है वो वेक्टर होता है, तो इसीलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। लिहाजा हमारी जो टार्क है ये कौन सी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टार्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई इज अ वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है। नाउ अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है टार्क, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। अब हम इसका डायरेक्शन देखेंगे। डायरेक्शन ऑफ टाउ, डायरेक्शन ऑफ टाउ, डायरेक्शन ऑफ टाउ, डायरेक्शन ऑफ टाउ, डायरेक्शन ऑफ टाउ। टाउ इज टार्क, टार्क का डायरेक्शन। क्योंकि टार्क जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट है, लिहाजा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, लिहाजा इसकी जरूरी डायरेक्शन होगी बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नजर रखो बच्चों, सपोज ये एक प्लेन है मेरा, इस प्लेन में दो वेक्टर्स है, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो है थीटा। मैंने पढ़ाया आपको क्रॉस प्रोडक्ट में जो इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो होगा ए क्रॉस बी। क्या होगा? ए क्रॉस बी। उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं या राइट हैंड सिक्वेंस रूल से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करते हैं फ्रॉम ए टू बी थ्रू ए स्मॉल एंगल थीटा। राइट हैंड रूल कहता है कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड। ऐसे ये एंगल ऐसे है ना, एंगल का एरो ये है एंगल का एरो। जहां से एंगल का एरो है वहां से हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स जो है उनको कर्ल करेंगे। तो जिस डायरेक्शन में हमारा इरेक्ट थंब होगा वो डायरेक्शन क्या देगा हमारा? वो डायरेक्शन क्या देगा हमारा? वो डायरेक्शन देगा हमारा ए क्रॉस बी। लिहाजा ए क्रॉस बी जो है वो यहां से होगा। इसका मतलब है जो एक क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर है, सपोज हम इसको सी के बराबर रखेंगे, ये वेक्टर सी जो होगा ये होगा उस प्लेन को परपेंडिकुलर जिस प्लेन में ये दो वेक्टर्स होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? वो होता है परपेंडिकुलर, उस प्लेन को परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में वो दो वेक्टर्स होते हैं। इसी तरह यहां जो टाउ है ये है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर का आर एंड एम। लिहाजा ये टार्क जो होगा इसका डायरेक्शन होगा उस प्लेन को परपेंडिकुलर जिस प्लेन में वो दो वेक्टर्स है। कौन कौन वेक्टर है? आर एंड एम। द डायरेक्शन ऑफ टाउ will be perpendicular to the plane containing vectors r and f as per cross product rule of vectors or as per cross product rule of vectors। ठीक है ना? and as governed by right hand thumb rule। चूंकि r और f किस प्लेन में है? xy प्लेन में। यार r किस प्लेन में है? xy प्लेन में। f किस प्लेन में? xy प्लेन में। तो टाउ कहां से होगा? टाउ वहां से होगा जो इस xy प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। xy प्लेन को कौन सा परपेंडिकुलर है? z एक्सिस। तो आपका जो टार्क होगा दैट विल बी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है? इसीलिए ये टार्क जो है ये एक्सियल वेक्टर है। क्या वेक्टर है? व्हाई इट्स एक्सियल वेक्टर? बिकॉज इट एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ आया ना?
tau जो है it will be perpendicular to the plane containing vectors r and f. Since r and f are in xy plane, therefore the torque has to necessarily act perpendicular to the xy plane. Which is z axis? Here the z axis is perpendicular to xy plane. Therefore torque will act along z axis. What is z axis? Axis of rotation. So this torque, it always acts along the axis of rotation. It always acts along the axis of rotation. Tau is equal to Rf sin theta. I told you that this is the equation which gives us the magnitude of torque. And in vector form we wrote it tau is equal to R cross F. Now let us discuss some special cases. Special cases. Special cases. Number one, if theta is equal to 0 degree or 180 degree, जो एंगल R और F के दरमियान है, अगर ये एंगल कितना होगा 0 डिग्री, तब ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किसके साथ कोइंसाइड करेगी? किसके साथ कोइंसाइड करेगी? इट विल कोइंसाइड विद द पोजीशन वेक्टर. अरे बाबा, ये एंगल जो है ये थीटा बनाओ. जो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है ये किसके साथ कोइंसाइड करेगी? पोजीशन वेक्टर के साथ. इसका मतलब है जो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ये पास होगी थ्रू द ऑरिजिन, है ना? ये सातन ये से कोइंसाइड करे. when it will coincide with R, it means that this line of action of force passes through the origin. ठीक है? In that case क्या होगा? line of action of force passes through the origin. Passes through the origin. उस वक्त क्या होगा? Therefore, from equation second हम देखेंगे टॉर्क किसके बराबर आएगा. जरा देखो, टॉर्क बनेगा R F sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री. ठीक है? R हम ऐसे लिखेंगे, टाउ इज इक्वल टू R F sin 180 डिग्री. मैंने कहा अगर थीटा हम लेंगे 0 डिग्री और 180 डिग्री, दोनों सूरत में जो हमारा क्या है, हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है दैट पासेस थ्रू द ऑरिजिन. तो हम इस इक्वेशन से टॉर्क निकालेंगे. टाउ हो गया R F sin 0 क्योंकि थीटा 0 है, या टाउ हो गया R F sin 180. ठीक है ना? अब sin 0 जो है वो है 0, sin 180 डिग्री जो है वो है 0. तो ये निकलेगा आपको टाउ इज इक्वल टू R F इंटू 0 और टाउ इज इक्वल टू R F इंटू 0. क्यों? sin 0 क्या है? 0. sin 180 डिग्री क्या है? 0. इसका मतलब है आपका जो टाउ है वो निकला 0. It means no torque acts on a body or acts on a particle when the line of action of the force passes through the origin. No torque. There will be no turning effect. There will be no turning effect on a particle if the line of action of force passes through the origin. Second case will clear your one more concept. If theta is 90, that means your line of action of force, it is perpendicular to the position vector. Your line of action of force is perpendicular to position vector. ठीक है ना? हम देखेंगे टॉर्क किसके बराबर होगा. Therefore tau is equal to R F sin 90. sin 90 is 1. sin 90 is 1. तो आपका टाउ जो होगा वो निकला R F यानी मैक्सिमम. इसका मतलब जो है कि एक पार्टिकल पे मैक्सिमम फोर्स एक्ट हुआ जब हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो होगा वो पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा. मैक्सिमम टॉर्क, there will be a maximum turning effect of force. There will be a maximum turning effect of force when the force will be perpendicular to the position vector of a particle. This explains. देखो बच्चों, ये क्या एक्सप्लेन करेगा? ये डोर है. This is a door. This explains why it is easier to open or close the door when we apply the force perpendicular near the edge of the door. अगर हम यहाँ डोर को
ऐसे फोर्स लगाएंगे, इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे, देखो ऐसे फोर्स लगाएंगे, ऐसे, ये खुलता नहीं है। अगर हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे इजीली खुल जाता है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई इट इज इजी टू ओपन द डोर व्हेन वी अप्लाई द फोर्स परपेंडिकुलर टू द डोर, perpendicular to the door near its free edge. Because when we apply the force perpendicular to the door, torque will be maximum. ठीक है ना? The turning effect will be more. Therefore, the door can turn easily. ठीक है? तीसरा केस, टाउ जो है वो है आर एफ साइन थीटा। अगर आर मैक्सिमम होगा, यहां देखो, अगर इफ आर इज मैक्सिमम, इफ आर इज मैक्सिमम, जो हमारा टाउ होगा, जो हमारा टाउ होगा वो भी मैक्सिमम होगा। टाउ है आर एफ साइन थीटा। अगर आर मैक्सिमम है, व्हाट इज आर? आर, यहां पर आर देखो डोर में, आर इज द डिस्टेंस ऑफ फ्री एज ऑफ द डोर फ्रॉम द हिंजेस। ठीक है ना? अगर आर मैक्सिमम होगा तो आपका जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द डोर कैन बी इजीली ओपन्ड और क्लोज्ड बाय अप्लाइंग द फोर्स नियर द फ्री एज, बिकॉज फ्री एज is at maximum distance from the hinges. When it is at maximum distance from the hinges, torque will be maximum. ठीक है? आगे हम दिखाएंगे कुछ और एक चीज यहां पर, चौथा केस, फोर्थ केस। हम इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? रिजॉल्व। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा यहां से, दैट विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा। जो एफ कॉस थीटा है, इट इज अलोंग द पोजीशन वेक्टर। इसको हम कहते हैं रेडियल कंपोनेंट। क्या कहते हैं? रेडियल कंपोनेंट। क्या कहते हैं? रेडियल कंपोनेंट। इस फोर्स का दूसरा कंपोनेंट ऐसे होगा, यह होगा एफ साइन थीटा, यह होगा परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंशियल कंपोनेंट। हमने फोर्स को रिजॉल्व किया। क्या किया? रिजॉल्व किया। कितने कंपोनेंट्स में? कितने कंपोनेंट्स में? दो कंपोनेंट्स में। रिजॉल्विंग फोर्स एफ इंटू कंपोनेंट्स। नंबर वन ए कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा एक्टिंग अलोंग पोजीशन वेक्टर। ये एफ कॉस थीटा है। नंबर वन है एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा जो है ये वहीं से एक्ट होता है जहां से पोजीशन वेक्टर है। एक्टिंग अलोंग द पोजीशन वेक्टर, एक्टिंग अलोंग द पोजीशन वेक्टर। एफ cos थीटा जो है, इट इज एक्टिंग अलोंग द पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना? इसको हम कहते हैं रेडियल कंपोनेंट, बिकॉज इट एक्ट्स अलोंग द पोजीशन वेक्टर। रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट। दूसरा जो है दैट इज एफ साइन थीटा। यहां देखो बच्ची, एफ साइन थीटा जो है वो है परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। ये है ना, परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। एफ साइन थीटा perpendicular to the position vector, perpendicular to the position vector, perpendicular to the position vector R। इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंशियल कंपोनेंट। फोर्स को मैंने दो कंपोनेंट किए, एक है रेडियल कंपोनेंट, वो है अलोंग द रेडियस वेक्टर। दूसरा क्या है बच्चा? टेंजेंशियल कंपोनेंट। वो क्या है? रेडियस पोजीशन वेक्टर को परपेंडिकुलर। अब देखो, टाउ है बराबर आर एफ साइन थीटा। टाउ क्या है? आर एफ साइन थीटा। व्हाट इज एफ साइन थीटा? ये कौन सा कंपोनेंट है? टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो मैं ऐसे लिखूंगा, टाउ इज इक्वल आर इंटू टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब है टॉर्क जो होता है, एक और डेफिनेशन, it is the product of
radius vector and the shabash and the tangential component of force. इसका मतलब है जो force का radial component होगा that doesn't contribute to torque. फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसके दो कंपोनेंट है, जो इसका खाली टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो कंट्रीब्यूट करेगा टॉर्क, दैट विल गिव राइज टू टॉर्क, व्हेयरएज जो रेडियल कंपोनेंट है दैट विल नॉट गिव राइज टू टॉर्क. Only tangential component contributes to torque. This completes today's lecture.